Hello everyone, myself Jayanto Ghosh, research scholar from Department of Geography, Guwahati University। तो आज हम लोग जो देखेंगे, आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नेट तैयारी करने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। तो आज का जो जानकारी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो अगर आपके पास नेट है, तो नेट में आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलता है। हालाँकि ये जो क्लासेस है, ये डेडिकेटेडली ज्योग्राफी के लिए है, लेकिन आज का जो क्लास है, ये ज्योग्राफी के साथ-साथ बाकी सब क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन जनरल नेट के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट। हुँ, ये जो नेट नेट अगर आपके पास है, तो क्या-क्या फैसिलिटी आपको मिलता है। अभी अगर पिछले जो एग्ज़ाम हुआ उस रिगार्डिंग अगर देखा जाए, तो अभी के लिए जो नेट हम लोग पहले क्या करते थे, पहले बोलते थे नेट पास या फिर जेआरएफ। अभी उसका 3 कैटेगरी आ गया। एक तो है नॉर्मल जेआरएफ जो पहले था, उसके साथ-साथ नेट, और एक नया कैटेगरी अभी आया है, वो है पीएचडी वाला कैटेगरी। तो इन तीनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलता है? पहले एक बार देख लेते हैं। कैटेगरी 1, अच्छा, कैटेगरी 3 जो है, ये आपको सिर्फ़ पीएचडी एडमिशन करा सकता है। कैटेगरी 2 जो है, वो पीएचडी एडमिशन तो करा सकता है, उसके साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आपने रिटन टेस्ट क्रैक कर लिया, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी 1 ये जो है, ये जेआरएफ है, यानी ये दोनों असिस्टेंट एडमिशन फॉर पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, ये दोनों तो है ही, उसके साथ-साथ आपको एक फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप यानी कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, जो आपको फर्दर स्टडीज़ में काम कर सकते हैं। तो यहीं पे है, अगर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है, तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल है, तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल है, तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, उसके साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप जेआरएफ आपके पास है, तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, उसके साथ-साथ यानी फेलोशिप का अमाउंट भी देगा। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अगर देखेंगे, तो पीएचडी का एडमिशन कैसे मिलता है? पीएचडी एडमिशन का 2 हिस्सा है, एक है रिटन टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। तो ये जो रिटन टेस्ट है, उसके साथ-साथ इंटरव्यू। पहले ज़्यादातर क्या होता था, पहले ये जो रिटन टेस्ट है, वो इंस्टीट्यूशन में भी अपने आप से वो रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाता था। उसके साथ-साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से देखेंगे, तो उस हिसाब से भी कुछ सेट का टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से एक तो है रिटन टेस्ट। तो यानी रिटन टेस्ट तीनों टाइप का था पहले, नेट था, सेट था और रेट था। रेट यानी उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो टेस्ट होता था। उसके साथ-साथ उसी इंस्टीट्यूशन में एक इंटरव्यू होता था। वाइवा उससे होता था कि आप किस टॉपिक के बारे में करेंगे, उस टॉपिक कैसे करेंगे, आपका क्या-क्या नॉलेज है, वो सब पूछा जाता था। तो अभी क्या है, अभी जो नेट है, नेट को ये बोला है कि आपने जो पहले जो इंस्टीट्यूशन के लिए यानी जो रिटन टेस्ट था, उसको छोड़ के आप नेट के लिए रिलायबल हो सकता है। ये अभी तक पूरी अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन हो सकता है, इसका एक पॉसिबिलिटी एनटीए ने दिया है। ये पिछले जो गाइडलाइन दिया था पिछले नेट का, उस गाइडलाइन से हम लोगों ने ये देखा है। तो अगर आपके पास जेआरएफ है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएँगे, यानी आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में यही है। कैटेगरी 2 एंड 3 यानी आपके पास अगर सिर्फ़ नेट और पीएचडी वाला जो कैटेगरी हम लोगों ने देखा, अगर वो दोनों है, तो उसके लिए पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसके लिए ये अल्टरनेट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रिटन टेस्ट अभी हम लोग पहले दिया था, उसके जगह अगर नेट का जो आपका स्कोर आया है, पीएचडी हो या नेट हो, जो भी कैटेगरी में आपने क्रैक किया है, वहाँ से 70% मार्क्स आप ले सकते हैं वहाँ से, और आगे वाला 30% जो मार्क्स है, वो इंटरव्यू के लिए हो सकता है। ऐसा एक गाइडलाइन एनटीए ने दिया था। तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, नेट में जो मार्क्स आएगा, वो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो सर्टिफ़िकेट हम लोगों को मिलेगा, 3 कैटेगरी है, पीएचडी, नेट और जेआरएफ। इन तीनों कैटेगरी का जो सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा, ये सर्टिफ़िकेट वैलिड वैलिड कितना दिन रहेगा? तो अगर आप पहले ये देख लेते हैं, अगर आप पीएचडी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, 2 फैसिलिटीज़ सबको मिलता है, बेनिफिट होता है। एक तो है पीएचडी के एडमिशन के लिए, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बन सकते हैं। तो अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए देखेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए आपके पास होना चाहिए नेट या फिर जेआरएफ। तो आपके पास नेट है या जेआरएफ है, जो भी है, एक बार अगर आपके पास है, जेआरएफ का सर्टिफ़िकेट हो, नेट के सर्टिफ़िकेट हो, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए आप एलिजिबल है। उसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी करने के लिए 2 अलग-अलग फैक्टर है। पहले देख लेते हैं पीएचडी विदाउट फेलोशिप, यानी आपके पास सिर्फ़ नेट वाला है, सेकंड कैटेगरी,
और थर्ड कैटेगरी में आपने अगर क्रैक किया है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा जिस दिन से रिजल्ट आउट हुआ है उसके विद इन 1 ईयर्स में आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। यानी मास्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया, जब आपने नेट दिया उससे पहले भी आप मास्टर्स कंप्लीट होने से पहले भी आप नेट दे सकते हैं। लेकिन नेट आज दिया, जब रिजल्ट आया वहाँ से 1 साल के अंदर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। क्योंकि पीएचडी विदाउट फेलोशिप का वैलिडिटी सर्टिफिकेट का वैलिडिटी सिर्फ इतना ही है। अच्छा, पीएचडी विथ फेलोशिप अगर है आपके पास तो उसके लिए क्या है? यानी पीएचडी विथ फेलोशिप यानी जेआरएफ। पहले आपको जेआरएफ मिलेगा, बाद में वो जेआरएफ से एसआरएफ कन्वर्ट हो जाता है। तो जेआरएफ क्या होगा? जेआरएफ के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। एक तो है कि आपने पहले पीएचडी में एनरोल हो गए, उसके लिए क्या है? और एक है जो अभी तक पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं हुआ, लेकिन जेआरएफ उसके पास आ गया, अभी वो जाना चाहते हैं। तो अगर कोई अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, उसके पास जेआरएफ है, तो जिस दिन से रिजल्ट आउट हुआ है, अवार्ड लेटर आपके पास इश्यू हुआ है, जेआरएफ की अवार्ड लेटर आता है घर में, तो वो जो जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है, वहाँ से 3 साल, यानी मान लो अगर ऐसा है कि आज के डेट का अगर पकड़ कोई भी एक मान लो, एक हाइपोथेटिकल 1/1/2023, तो यहाँ से 3 साल ऐड करना है। यानी ये हो जाएगा 1/1/2026 तक आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है। अगर ऐसा है कि जो लोग जॉइन कर लिया उसके लिए क्या है? अगर जो लोग ऑलरेडी जॉइन कर लिया है, तो उसके लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वहाँ से उसका पैसा काउंट होने स्टार्ट हो जाएगा। दोनों केसेस में ही 5 साल है। जेआरएफ और ये जो आपने हो सकता है कि पहले से जॉइन कर लिया, ये हो सकता है कि आपने पहले जेआरएफ हुआ उसके बाद जॉइन किया, दोनों में ही इसका जो वैलिडिटी है वो 5 साल रहेगा, लेकिन दोनों का फैक्टर ये अलग-अलग है। कब से काउंट होगा उसके लिए ये अलग-अलग है। तो अगर इसको समराइज़ किया जाए, तो आपको अगर कैटेगरी 3 है, तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। पीएचडी के लिए एलिजिबल है, लेकिन विदिन 1 ईयर में आपको कहीं न कहीं एडमिशन लेना है। अगर कैटेगरी 2 देखा जाए यानी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, एक बार अगर आपके पास है तो थ्रू आउट द लाइफ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन आपको विदिन 1 ईयर आपको एडमिशन लेना है। और अगर कैटेगरी 3 है यानी जेआरएफ वाला कैटेगरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास लाइफ टाइम रहेगा उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, और पीएचडी के लिए आपको विदिन 3 इयर्स आपको जॉइन करना है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों को पता चल गया कि नेट, पीएचडी और जेआरएफ कैटेगरी में क्या अंतर है। उसके साथ-साथ किसका क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, किसका वैलिडिटी कितना दिन रहता है। आगे हम लोग देखेंगे जेआरएफ, जो हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ये दोनों ईयर में जेआरएफ रहता है। आगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाता है। ये इसके लिए एक थोड़ा एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल प्रोफेसर आएगा, आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में ये डिफर भी कर सकता है। तो उसके बाद जेआरएफ से आप एसआरएफ हो जाएँगे। तो जेआरएफ 2 साल और एसआरएफ 3 साल। तो जेआरएफ और एसआरएफ में अभी अगर आप देखेंगे तो जेआरएफ का यानी फेलोशिप जो है उसका 3 हिस्सा है। एक नॉर्मल फेलोशिप है, उसके साथ-साथ होम रेंट अलाउंस है और कंटीजेंसी है। होम रेंट अलाउंस यानी आप जिस घर में रह रहे हैं उसका हिसाब से एक रेंट दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का शहर में आप रह रहे हैं। अगर छोटा शहर है, बहुत पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे आपको 9% मिलता है। अगर मीडियम टाउन है, तो वहाँ पे 80, और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो वहाँ पे लगभग-लगभग 27% मिलेगा। ये किसका 27 मिलेगा? ये फेलोशिप का। यानी फेलोशिप का अमाउंट जितना होगा, उसके हिसाब से ये डिफ़र करता है। कंटीजेंसी क्या है? कंटीजेंसी आपको अगर बुक खरीदना है, ज़ेरॉक्स करना है, फील्ड विज़िट में जाना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, उसके हिसाब से कंटीजेंसी के भी वो लोग पैसे देते हैं। इन तीनों हिस्सों जेआरएफ और एसआरएफ दोनों में ही आता है। किसका कितना आता है? अगर आप देखेंगे तो अगर जेआरएफ के लिए देखेंगे कुल मिला के तो आपको लगभग-लगभग मंथली जो फेलोशिप है वो 37,000 है। वही एसआरएफ यानी 2 साल के बाद 3 साल में जब जाएँगे तो वो हो जाता है 42,000। अच्छा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है ये 18% के बेसिस पे किया गया है, उसके हिसाब से आपको देख लेना है। अगर 37,000 का 18% अगर आपको मंथली एचआरए मिल रहा है, अच्छा एचआरए के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो एचआरए आपको मिलेगा। तो 18% अगर आपको मिलेगा तो उस हिसाब से 6,600 जेआरएफ जब होगा तब। और अगर एसआरएफ के रिगार्डिंग आप वही देखेंगे तो वो 7,560। कंटीजेंसी, हालाँकि ये कंटीजेंसी ऐसे 800 प्लस या 1600 प्लस ऐसे नहीं आता है, ये आता है ईयरली वाइज़ यानी 10,000 और 20,000। तो उसको अगर मंथली आप देखेंगे तो
कुल मिला के इसके आसपास आ रहा है। तो अगर 18% एचआरए पकड़ेंगे तो कुल मिला के एसआरए जीआरएफ जब रहेंगे तो आपको 44,000 प्लस आपका आएगा, और अगर आप एसआरएफ में देखेंगे तो वो 51,000 प्लस आएगा। तो जीआरएफ जो रहेंगे 2 ईयर के लिए यानी 24 मंथ, और एसआरएफ के लिए आपके पास 36 मंथ। तो ये कितना होता है 10,67,000 आप 2 साल में जीआरएफ रहते हुए 2 साल में आपका ये पैसा आएगा। एसआरएफ में कुल मिला के ये 18,41,000 आता है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये 29 लाख से भी ज़्यादा 5 साल में अभी वो जो प्रोसीड्यूर दे रहा है उस हिसाब से। हालाँकि ये चेंज होता है, थोड़ा टाइम बाद चेंज होता है, लेकिन जब चेंज होगा वो थोड़ा आगे ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो 18% के ऊपर बेस करके, अगर आप 9% या 27% करेंगे तो 9% करने से ये जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप 27% यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हिसाब करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो आपके पास 5 साल में जो पैसा मिल रहा है वो लगभग 29 लाख के आसपास मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। तो आज के लिए हम लोग ने यही देखा। इसके साथ-साथ और कुछ है जो सब लोगों को पता नहीं होता है, वो क्या है? आपके पास तो नेट है, सर्टिफ़िकेट आपके पास जेआरएफ है, लेकिन इसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके यानी नेट के ऊपर बेस करके और 2-3 फेलोशिप आता है। जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, फिर नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, इसको ही मौलाना आज़ाद बोलते हैं, और डिसेबिलिटीज़ के लिए भी नेशनल फेलोशिप आता है। ये उसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके आता है। कैसे आता है? जैसे कि मान लो जेआरएफ के लिए क्या होता है जनरल, अगर काटा हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे जनरल है, तो जनरल से थोड़ा कम है ओबीसी, ओबीसी से थोड़ा कम है एससी, और उसके साथ थोड़ा कम है एसटी। ये सोशल कास्ट के वाइस मैंने किया। हालाँकि इसके साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी उसके अंदर है, उसका जो हिस्सा है वो थोड़ा और नीचे आता है। तो अगर आप जनरल है तो आपको यहाँ तक आना है जेआरएफ के लिए। अगर आप एससी है तो आपको यहाँ तक आना है जेआरएफ के लिए, यानी इस साइड में डिलाई करना है। ओबीसी है तो इस साइड में डिलाई करना है। लेकिन ये जो नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इन लोगों का क्या होता है, यहाँ से थोड़ा और 2-3% पीछे अगर आप पकड़ेंगे, मान लेते हैं, अच्छा, तो मान लेते हैं जनरल के लिए आपको पास इधर जाना है, और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको इधर इसके ऊपर जाना है। अगर आपके पास एससी सर्टिफिकेट है तो आप इधर से, अगर इधर से जाएँगे तो आपको जीआरएफ मिलेगा। लेकिन ये फेलोशिप के लिए अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं अभी के लिए ओके, तो देखते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए क्या है, मान लो है ये है 70%, ये 70% के आसपास है। तो ओबीसी के लिए हाइपोथेटिकली ये 67% के आसपास आएगा, और ये मान लेते हैं 65% का है, हाइपोथेटिकली है, मान लेते हैं ये आएगा। तो ओबीसी 67 के ऊपर है तब तो आप जेआरएफ है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर 60 मान लेते हैं अभी ये 64 है, तो 64 टू 67 के बीच में अगर है, तो आपको भी फेलोशिप मिलने के चांसेस है। यानी जेआरएफ से थोड़ा 1-2-3% नीचे है तब भी आपको एक फेलोशिप मिल सकता है, जो है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर का। उसके साथ-साथ अगर आप एससी के लिए देखेंगे, यानी पहले था 65, मान लेते हैं 2-3% और पीछे यानी 62 पकड़ लेते हैं। तो यानी ये हाइपोथेटिकली है, 2-3% हाइपोथेटिकली है, तो ईयर टू ईयर डिफर कर जाता है। तो 62 टू 65 अगर है, तो आपके पास मिलेगा वो नेशनल फेलोशिप फॉर एससी। पीडब्ल्यूडी ऐसे ही आता है। तो ये जेआरएफ को छोड़ के भी फेलोशिप आता है। इनका जो फेलोशिप का जो अमाउंट है, वो जेआरएफ के लिए एकदम सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है। बॉडी का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोगों का जो एमएचआरडी दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा एक कभी-कभी देखा जाता है, क्या है जेआरएफ एकदम रेगुलर है, हर मंथली आता है। यहाँ पे कभी-कभी कुछ-कुछ महीने में गैप हो जाता है, नेक्स्ट महीने में वो पूरा आ जाता है। पैसा आपको पूरा मिलेगा, और जेआरएफ जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। हो सकता है इरेगुलरिटी हो थोड़ा। तो आपको इस क्लास में पता लग गया कि फेलोशिप किस टाइप का है, नेट जेआरएफ के लिए नेट, पीएचडी और जेआरएफ के लिए क्या-क्या उसका बेनिफिट्स है, वैलिडिटी कितना है, जेआरएफ और एसआरएफ के बीच में क्या फैसिलिटीज़ का अंतर है, और जेआरएफ अगर नहीं मिला, तो आपके पास अगर एससी या ओबीसी है, तब भी आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, तब भी आपको एक फेलोशिप मिलने का चांसेस है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू आज के लिए।